खैर सर, एक बार आप स्पाइस जेट देखिए। स्पाइस जेट बहुत ज़्यादा पिट गया सर। डबल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट में भी ऑलमोस्ट आ गया था, और लो लेवल से कुछ रिकवरी की कोशिश है सर इसमें। वीकेंड पे शायद एक खबर थी कि ये कुछ रिवाइवल के लिए ना अब छटनी की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ ले की भी तैयारी कर रहे हैं। स्टॉक सर रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। अब पिटा हुआ है बहुत ज़्यादा, नीचे आ गया है ये, तो इससे दूर रहें या फिर कुछ है मौका सर बाउंस बैक का प्ले करने का? मुझे लगता है कि संदीप जी बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए स्पाइसजेट में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम पे था क्रूड ऑलमोस्ट 66-67 में ट्रेड हो रहा था, वही क्रूड अभी आज के दिन में 86 में ट्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल जब इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूल का एक चार्ज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। नंबर वन रीजन तो वो भी है कहीं ना कहीं। थोड़ा बहुत ओवर द टाइम, हमने थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया है इंडिगो स्पाइसजेट जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट एक डेढ़ क्वार्टर और भी थोड़ा खराब रहेगा। और अभी देखिए मार्केट में न्यू प्लेयर का एंट्री हो चुका है, अदानी साहब का, इस फील्ड में। एंड सेकंड है, स्पाइसजेट जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। सो कहीं ना कहीं इसमें ना ट्रेडिंग करना सही है ना ही आपको इन्वेस्टिंग करना सही है। और पर्सनली सर, मैंने इतना बार ट्रैवल किया, 2 बार स्पाइसजेट में मेरा फ्लाइट मैंने बुक किया था। एक्सपीरियंस इतना खराब था, एक बार तो रीशेड्यूल ही हो गया, बाद में कैंसिल ही हो गया। सो पर्सनली मैंने एज ए कस्टमर मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, और एज ए एनालिस्ट कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी है। चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब कुछ जब मैं एक साथ कर रहा हूं तो अल्टीमेटली व्यू मेरा इसमें नेगेटिव है। अगर आपको रहना है तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू से कहीं ना कहीं इंडिगो अभी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। एक बार इंडिगो आपको मुझे लगता है कि इजीली 4,950 5,200 तक तो मिलेंगे एक बाउंस। लेकिन इंडिगो के लिए भी एक प्रेशर है क्योंकि मार्केट में न्यू एंट्री हो चुका है। सो कहीं ना कहीं इंडिगो के साथ रहिए, लेकिन स्पाइस जेट को एक बार अवॉइड करके जाइए। तो इंडिगो में एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं, जो कि 52,000 तक, 5200 रुपये तक इसको लेके जा सकता है। तो उसमें ज़रूर आप सोच सकते हैं। स्पाइस जेट से तो आप बिल्कुल ही दूर रहिए। अच्छा, एक और नाम है सर, क्यूपिड। इसको लेकर हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लिया हुआ है या फिर लेना चाहते हैं, वो इन्होंने ही नहीं पूछा है। बस इतना लिखा है, क्यूपिड स्टॉक प्लीज़। तो सर मैं यही मान के चलता हूँ कि ये फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, करेंट जोन से 30% 25% अपसाइड में देख पा रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिस्क्लेम हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, और ऑलरेडी मल्टीपल जगह पर मैंने डिस्कशन भी किया है। स्टॉक पहले भी अच्छा बहुत बढ़िया चला है। एंड करेंट जोन से अगर हम बाई करते हैं तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से 30% का अपसाइड इजीली 135-40 तक नॉन स्टॉप आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, ऋषभ जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक तो एक्सप्लियो सोल है, गेल है और जीएसएफसी शेयर हैं। मुझे इनमें क्या इनमें एवरेज किया जा सकता है? क्या नाम बताया आपने? ई एक्सप्लियो एक्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड? ई एक्स पी एल ई ओ, एक्सप्लियो। वही है 832 वाला, राइट? हाँ, हाँ, आठ सौ अगर यही तीस है। जी जी, हाँ, वही 832, तो यस। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। 1,050 तक ये मूव आपको मुझे लगता है कि मिलेंगे। ओवरऑल अभी मुझे लगता है कि एक बाउंस के लिए प्ले किया जा सकता है। फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। जिनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, एक बाउंस आपको मिलेंगे। 1,050 1,060 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो होल्ड कीजिए। ठीक है, EXPLEO, EXPLEO, जरा चार्ट दिखा दीजिए ये वाला एक्सप्लियो वाला। सर दूसरा नाम है गेल, और एक इनके पास GSFC भी है। इन दोनों स्टॉक्स में पूछ रहे हैं कि एवरेज करना चाहिए क्या? गेल अभी 161 के लेवल पे है। बिल्कुल 168, उसके बाद 175 तक मैं एक शॉर्ट टाइम में ही मूव देख पा रहा हूँ। और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 153 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। और सेकंड स्टॉक आपने बताया क्या है? GSFC सर। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ओके। 172 के लेवल पे चल रहा है। इसमें भी एक बाउंस बैक आपको 187 185 तक दिखेंगे। लेकिन ऐसा कोई इमीडिएट लेवल पे एज ए इन्वेस्टमेंट चार्ट नहीं लग रहा है। बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 155 के लेवल पे, एंड बने रहिए। ठीक है, गोपिकानंद चातोपाध्याय जी कह रहे हैं कि सर प्लीज सजेस्ट अबाउट ब्लू स्टार, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, पॉलीकैब, अनंतराज, सीमेंस, विच वन इज बेस्ट? ब्लू स्टार, नेटवेब, पॉलीकैब, अनंतराज और सीमेंस, 5 स्टॉक्स में से सर एक सबसे बढ़िया कौन सा है? देखिए, सब ऐसा नहीं कि एक बढ़िया है, अलग अलग क्षेत्र से है। पॉलीकैब फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। तो ऑब्वियसली एक को हम अच्छे बोलेंगे, एक को बुरा बोलेंगे, ऐसा नहीं है।
नेटवेब भी बहुत बढ़िया कंपनी है। नेटवेब मुझे लगता है कि हमने बहुत बार रिकमेंड किया है नेटवेब को। मुझे लगता है कि नेटवेब पर्टिकुलर स्टॉक आपको इजीली 4,800 5,000 तक मिलेंगे। तो हम्म। नेटवेब में जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रहिए। पॉलीकैब आपको ऑलमोस्ट अभी 7,992 के लेवल पे चल रहा है, तो पॉलीकैब में भी होल्ड करने का सलाह रहेगा। लास्ट ओवर द 4-5 सालों में बहुत पैसा बना के दिया है। इजीली आपको 9,500 10,000 तक मूव दिखाई देंगे। हम्म। सीमेंस में अभी क्या प्राइस चल रहा है? 3,740। ओके, 3,740 के आसपास का प्राइस है। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर अप्रैल से मैं देख पा रहा हूँ कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा था। उसके बाद रिसेंट ब्रेकआउट आया। डिस्क्लेमर है, हमने क्लाइंट को भी कॉल दिया, टारगेट अचीव हुआ, हमने शॉर्ट टाइम के हिसाब से प्रॉफिट बुक भी कराया। 3,740 चल रहा है, 3,900 तक इमीडिएट लेवल पे पोटेंशियल है, लेकिन 3,880 से लेके 3,900 तक एक कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है। वहां पे फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद 4,000 के ऊपर सस्टेन करने में एक न्यू दौर स्टार्ट होगा सीमेंस का। ब्लू स्टार बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली ये भी बहुत बढ़िया लगता है। तो जो आपने सर नाम लिया है, कोई भी एक भी कंपनी खराब नहीं है। यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट फंडामेंटली वैल्यूएबल कंपनी है। हाँ, ये सही है कि मार्केट नीचे आया है, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से बहुत बढ़िया काउंटर है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच गीता जी का सवाल आ गया हमारे सामने। गीता जी अभी नाराज़ हो रही थी, तो गीता जी अगर आप हमारे साथ हैं तो आपका सवाल ले रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं अगर इग्नोर हुआ भी है, वैसे मुझे लगता नहीं है, मैंने आपका सवाल लिया है। कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एसीसी, अशोक लेलैंड, किर्लोस्कर ब्रदर्स और MEIL, टाटा केमिकल, यथार्थ हॉस्पिटल। भाई साहब 6 स्टॉक्स पूछ लिए एक साथ, शॉर्ट टर्म और या फिर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इनको। किर्लोस्कर इंजीनियर बताया आपने? किर्लोस्कर ब्रदर्स सर। किर्लोस्कर ब्रदर, ओके। किर्लोस्कर ब्रदर्स अभी प्राइस है सर 1,758, लेकिन इससे बढ़िया चार्ट है किर्लोस्कर इंजीनियर का। एंड किर्लोस्कर ब्रदर अवॉइड करने का सलाह रहेगा, ACC अवॉइड करने का सलाह रहेगा। टाटा कैपिटल बताया आपने? टाटा कैपिटल हम एक बार लेके जा टाटा सकते हैं, लेकिन केमिकल अभी सर, टाटा केमिकल है। केमिकल बताया, ओके। TSTC लिखा आपने? टाटा केमिकल भी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अशोक लेलैंड बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है, ऊपर से हल्का हुआ है, 176 चल रहा है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे अशोक लेलैंड नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट है 130 से लेके ऑलरेडी 200 के ऊपर आ गया था। वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेम स्पीड नहीं हो पाएगा, थोड़ा धीमे चलेगा। सो कहीं ना कहीं उनका 3-4 स्टॉक ही मुझे चार्ट में अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सो सॉरी, इतना टाइम बाद उनका क्वेरी आया है, लेकिन क्या करें, आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कहीं ना कहीं इसमें अट्रैक्टिव अभी प्राइस एक्शंस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि 2-3 महीना ऐसे रहे। तो इसीलिए मेरे तरफ से राय मैं नहीं दूंगा कि आप बाय कर कीजिए, क्योंकि आप बाय करेंगे और मैं बोलूंगा मुझे सुन के और 10 लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी एक प्रोमिनेंट बाइंग जोन पे अभी नहीं है, तो इस वजह से एक बार हमें इग्नोर करना है जी। ओके, ठीक है सर। एक ना थोड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है श्रवण सिंह जी की ओर से, ये भी हमारे मेंबर ही हैं। कह रहे हैं कि सर 3 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए मुझे। एक है अनुपम रसायन, दूसरा VTL और तीसरा है एस्टर DM। अब इनमें इन्होंने सर एक पैटर्न बताया है, ये कह रहे हैं कि इन तीनों में एक VCP टाइटनेस प्ले हो रहा है। ओके, एस्टा डीएम मैंने ओपन कर लिया, और आपने बताया अनुपम रसायन। और VTL। ओके, और क्या बताया? वर्धमान टेक्सटाइल। हाँ, वर्धमान टेक्सटाइल्स। ओके, वर्धमान टेक्सटाइल और अनुपम रसायन। ऑलमोस्ट वर्धमान टेक्सटाइल एक एक करके मैं बताता हूँ। और पहले सर आप एक एक क्वेश्चन पूछते थे, और अभी आप एक एक मिनट पे 5-5 क्वेश्चन पूछते हो, तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है। सो अनुपम रसायन देखिए, बहुत ही प्रोमिनेंट चार्ट है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। इजीली आपको 1,650 1700 का भाव आते हुए दिखाई देंगे। 1,270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए, बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल देखिए, अभी वार भी खत्म है, और टैरिफ वाला जो मैटर हुआ था उस टाइम पे, कहीं ना कहीं वो सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है ये अपना जो ट्रेड डील को लेके, सो मुझे लगता है कि अगर वो क्लैरिटी मिल जाएगा तो उसके बाद स्टॉक भागेगा। लेकिन पहले भी बार बार धोखा दिया है। अब स्टॉक का नेचर ही है कि ब्रेकआउट के बाद शांत बैठता नहीं है, ब्रेकआउट के बाद बहुत वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए
कंपनी में लॉन्ग टर्म जाना चाहूंगा, थोड़ा मिड टर्म जाना चाहूंगा, 7-8 महीने के लिए जाना चाहूंगा, स्टॉप लॉस इसमें छोटा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका ऑलमोस्ट 472 में, देखिए अभी 566 के लेवल पे चल रहा है, मैं 472 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक का कैरेक्टर हमें पता है, स्टॉक का कैरेक्टर में ही इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। टारगेट भी आपको 650, उसके बाद आपको 700 प्लस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्रोमिनेंट काउंटर है, बने रहना चाहिए। और स्टॉक में ऑब्वियसली दम है, इस वजह से आप देखेंगे इतना ज्यादा गिरावट होने के बाद फिर से स्टॉक भागा है, और कहीं ना कहीं फिर से अपना पुराना जो प्राइस था उस पुराना प्राइस में आ गया है। एस्टा डीएम हेल्थ केयर 684 के लेवल पे है, बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है। डिस्क्लेमर है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, राइट राइट ना। हाँ, मॉडल पोर्टफोलियो में भी एस्टा डीएम हेल्थ केयर है। सो सर मिनिमम 2-3 क्वार्टर के व्यू के हिसाब से हम देख पा रहे हैं एस्टा डीएम को ऑलमोस्ट 850-900 जाते हुए। तो बिल्कुल हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारा कोई केस पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, अब हम बढ़ लेते हैं चुन चुन के की तरफ। सर के कुछ स्टॉक्स आइडियाज़ जो सर ने एक तो शेयर किया था फ्रैक्टल, और कौन से नाम हैं जहाँ पर वैल्यू बाइंग बनती है, उनकी और मूव कर लेते हैं। एक सर मुझे आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए तो फ्रैक्टल एक बार फिर से बता दीजिए, और बाकी और कोई स्टॉक जो आपकी नज़र में है अभी। जी संदीप जी, देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड अभी ऑलमोस्ट 9-12 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है। हमने लास्ट बार भी आइडेंटिफाई किया था, लेकिन स्टॉक 9-10 एंड 9-12 9-15 से बार बार सेलिंग प्रेशर आता है। सो आज इस का बार हमें लगता है कि आज का हाई सर 918 है, तो जो पिछली बार का हाई है उसको तो पार किया है इसने कम से कम। जी पार किया है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो 920 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 920 को क्रॉस होता है, स्टॉक आपको मोटा मोटा आपको 3 पार्ट में टारगेट को डाइवर्सिफाइड करके आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में मैं राय दूंगा। एक तो 1,000 के आसपास, उसके बाद 1100 एंड 1200, ऑलमोस्ट 1200 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। 825 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऑलमोस्ट 920 एंड अबव जाने पे आपको, क्लोजिंग होने पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो बेटर होगा आप क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए। 920 के ऊपर आपको लेना है, और आपको इजीली करेंट जोन से मैं 25 से 30% का एक इजी रैली मुझे लगता है कि आपको मिलेंगे। रीजन भी है, आईपीओ हाई एंड अबव ट्रेड कर रहा है। अब जब कोई भी कंपनी अपने आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा हमने पास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है हिस्ट्री में। सो ये स्टॉक बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन अबव 920 एंड क्लोजिंग। जो सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा वो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है कि अभी 10,476 के लेवल पे चल रहा है, बहुत बढ़िया चार्ट है, और पास्ट में भी हमने रिकमेंड किया था, और अभी फिर से स्टॉक एक बार मुझे लगता है कि भागने के लिए रेडी हो रहा है। एक पैराबोलिक फॉर्मेशन है, बेस अच्छा खासा बनाया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से आपको करेंट जोन से अगर आप बाई करते हो तो 11,500, उसके बाद 12,400 तक मूव शॉर्ट टाइम में, 11,500 उसके बाद 12,400, 1 to 400 आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप 9,850 रुपीज के आसपास मेंटेन करके जाइए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है, तो 10,476 का प्राइस है, 11,500 12,400 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। 9,850 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डायनामेटिक टेक ये एक स्टॉक है जिसको आप खरीदिए। अच्छा सर, कमिंग बैक टू फ्रैक्टल अगेन, मेरा एक सवाल था कि आपने जो 920 रुपये का लेवल बताया जिसके ऊपर बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये इस वजह से कि 921 रुपये इसका अभी तक का हाई है जो इसने टच किया है, तो अपना हाई पार कर ले और उसके ऊपर बंद हो जाए तो कन्फर्मेशन आएगा? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि 920 जब तक अभी ब्रेक नहीं करेगा ना, न्यू इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, न्यू बायर्स नहीं आएगा। और ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि इस बार ये सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर नहीं, बाई चांस सक्सेसफुल नहीं होता है तो ठीक है, एंट्री नहीं होंगे, लेकिन 920 से पहले नहीं खरीदेंगे, क्लोजिंग इस चाहिए। बार इस बार कंफर्मेशन पर ही लेंगे हैं? हाँ। ये तो दूध का जला टाइप्स हो गया सर, नहीं? एक बार इसने धोखा दिया है, हम हमारा ब्रेकअप हो चुका है फ्रैक्टल एनालिटिक्स के साथ। तो हम ऑलरेडी पता है कि इसने एक बार धोखा दिया है। धोखा जो दिया है, एक बार तो कंफर्मेशन के बाद ही लेना है, नहीं तो अभी नहीं लेंगे। एक एक बार बिना पूछे दोस्ती कर ली थी, अब किसी से राय मशवरा लेके ही करेंगे, और वो 920 का लेवल है, वो बताएगा तो ही करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर?
जी, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर संदीप जी बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। मेरा पर्सनली कोई भी स्टॉक में कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारे कंपनी का नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में कभी भी इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। स्टॉक मार्केट में कभी कुछ भी गारंटी नहीं होता, तो एक बार आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। तो ये थे प्रदीप जी जो बता रहे थे कि बाज़ार अब अपनी चाल चलेगा, यहाँ से आपको और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और एज वी स्पीक, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उस समय 24,500 के ऊपर ही थे। अब आप देखेंगे तो आपको 24,550 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल मार्केट्स में देखने को मिले। तो मार्केट अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा और ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, और डे हाई के आसपास आप देखिए आपको निफ्टी में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी का आज का जो हाई है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था 24,571 का ये हाई है, और हम 50 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो निफ्टी बैंक में अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो गेन आपको ज़्यादा नजर आ रही है। इनफैक्ट सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले डबल आपको तेज़ी दिख रही है, क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक अभी सर ने हाईलाइट किया था, वो स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो निफ्टी बैंक में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है, 57,400 के आसपास। चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM वाला अब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। तो मैम पहले हम अब चुन चुन के डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले आपके स्टॉक आइडियाज अगर आप शेयर कर दें, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या कोई वैल्यू प्ले अभी भी बचा है बाजार में अगर? बचा तो है। एक सेकंड। आपसे मुलाकात हो, बातचीत हो, और वैल्यू प्ले ना जस्ट मिले, जस्ट ऐसा होता नहीं है। क्या जी, क्या क्या आपसे मैं अगर क्या है? मुलाकात हो, आप मतलब अगर अच्छा। बातचीत करने का मौका मिले और वैल्यू प्ले ना मिले, ऐसा नहीं होता। वैल्यू प्ले बचा हुआ है अभी भी आपने कहा। थोड़ा ओके। इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे ना तो फिर लोग आपको, मतलब चलो ठीक है, अब प्रेशर बहुत इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें इसमें हम्म। मेरा मेरा कोई वो पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मैंने अब कमेंट्स सुन के, देख के, जो लोग आपके आपकी इमेज अब बना चुके हैं, जो सेट कर लिया है उन्होंने, उसके आधार पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सेवी का ना एक डिस्क्लोजर बताती है। पास्ट परफॉर्मेंस नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। मैंने आपसे शेयर पूछा था, आपने अपने डिस्क्लेमर बता दिया। यस। चलो, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप लोगों उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई थैंक यू फॉर ऑल दैट। आज दो स्टॉक्स में मेरा, दो स्टॉक बैंकिंग से है, एंड एक स्टॉक देखते हैं उसमें हम बात कर सकते हैं कि नहीं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया absolutely 1000 के भाव से रिकमेंड कर दिया था ऑनलाइन, मतलब लाइव्स में, बट आज ये फिर से 1110 पर है। और रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, 100 पॉइंट का रिस्क, 110, मतलब 1100 का स्टॉप लॉस, 1010 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर हम। हाँ, तो यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट आ जाएंगे वो कम से कम 1250 और 1400 के टारगेट है। 1400 जब सारी मार्केट हमारी हो जाएगी बुल रन टाइप्स, बाकी से 1200 इसके खुद के प्राइस एक्शन पर आ सकता है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप चाहें तो कंसीडर करके जा सकते हैं। केवल 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस? और 1010, 1010, ओके ठीक है। 1010। ठीक है, थैंक यू, मैंने गलत सुन लिया। दूसरा नाम? आपकी आवाज नहीं आ रही संदीप जी। मैं कह रहा हूँ दूसरा नाम, एक आपने SBI बताया, दूसरा नाम? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपको भी याद है 32 रुपए के भाव पर सजेस्ट किया था, 36 रुपए है, बट अभी तो ये ऑब्जर्वेशन में लोगों के आना शुरू होगा। तो अगर आप वैल्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये दो ऐसे बैंकिंग काउंटर्स है जहां पर अब भी स्टेट बैंक थोड़ा सा लेट है, सेंट्रल बैंक तो अभी शुरू हुआ है। तो सेंट्रल बैंक में 36 रुपए 25 पैसे पर अभी चल रहा है। यू गॉट टू मैनेज अ पीस विद कि अगर ये 33 वापस आता है तो डरना नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ा लेना अगर हो सके तो। और स्टॉप लॉस जो है वो 30 का रखो, और पॉसिबल है जो यहाँ से फर्दर टारगेट्स है कम 40, 45 और 50, ये है टारगेट जो सेंट्रल बैंक में दिख सकते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर अपसाइड जाए, बिकॉज ये अंडर वैल्यूड है, बिकॉज ये प्राइस में इसका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन अभी आया ही नहीं है, इसलिए ये अपने अपने पेस पर अपने आप चले। तो आप इसमें अभी अपसाइड की मूवमेंट के लिए अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा यहाँ ले लीजिए, और बाकी 33 तक भी अगर नीचे मिले तो अच्छा मौका होगा एंटर करने का, घबराने की हाँ जरूरत नहीं है। हाँ जी।
ठीक है, ओके, स्टॉप लॉस 30 का हो गया, 40, और 45 और द 50। लास्ट एंड फाइनल फ्रॉम दिस, यस, एंड लास्ट फ्रॉम दिस चुन के सेगमेंट, दैट इज IRCTC। 2 हफ्ते हो गए, नहीं सॉरी 1 हफ्ता हो गया, सेकंड वीक है ये, उसी में चल रहा है 500 पर 540 560 540 560, ये मौका है। अगर आप इस रेंज में एक्यूमुलेट करते हैं, यू गॉट टू लूज जस्ट यहाँ से मतलब 70 पॉइंट 60 पॉइंट आप लूज करोगे। स्टॉप लॉस है 49 का। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भी डरना नहीं, री एंट्री यहाँ पर उस समय स्टॉप लॉस काट लेना अगर मैं नहीं हूँ शो पर। लेकिन अगर बस हिट भी हो गया तो दोबारा भी बना गया बेटर जो सस्टेनेबल रहेगी। इस स्टेप पर एक बार स्टॉप लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सुधर जाए तो नहीं होगा, इसलिए इसको मिस मत करो। क्योंकि ओवरऑल सारे ही आप ऐसे देखो, क्यों? क्योंकि रेल के सभी स्टॉक्स निकल गए हैं एक्सेप्ट दिस। ये अभी सिर्फ 10-12% चला है, इसका रियल नेचर नहीं है। इसका नेचर है 30-40-50%। जब मोमेंटम में आए तो यूं ही मतलब आप बस डे काउंट करो और इसका 50% हो जाता है, लाइक दैट मूवमेंट, वो पेस इसमें कैरी करता है ये। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, करंट प्राइस पॉइंट की रेंज में एंट्री बनाई जा सकती है। आपके लिए पहला टारगेट छोटा है 610 का, दूसरा है 670 का, थर्ड टारगेट है 730 का एंड फोर्थ टारगेट फिर 800 का। अब ये टारगेट फेज वाइज है, 4 टारगेट्स दिए हैं आपको अपने दिन तक, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इज लाइक मिड मई तक, मतलब मई कंप्लीट तक। उसके बाद नया फेज टारगेट्स इस तरह से होगा। आप दिसंबर तक 800 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और मई तक 610 और 670 के एक्सपेक्टेशन रख, यानी मोटा मोटा कम 40 दिन या फिर से कम 8 महीने का है ये इन्वेंट है ये। तो इनकी स्टॉप लॉस ऑल द केस 490 ही होगा अभी के। ठीक है, मतलब चाहे आप किसी भी टारगेट के लिए उतरे इन लेवल्स पर, जो भी व्यू लेकर, स्टॉप लॉस 490 ही है। हाँ जी, चलिए ठीक है, परफेक्ट है। बाकी स्टॉक्स में टारगेट हुए हैं, मेरे बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए आप खुद यहाँ पर आपको लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट हो गया है एक्ट्रा, कोफोर्ज, MEIL, डाबर, प्राज इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपके टारगेट, क्योंकि मैं काफी दिन के बाद पर हूँ अभी, तो जहां पर लग रहा है कि आपके टारगेट आ गए फर्स्ट या सेकंड, कम से कम इतना एंजॉय करना कि अगर आपको 15 से 25% की इसका टारगेट मिल रहा है, ध्यान से सुन लो इस बात को, कि वो मतलब पूरे बहुत दिन 2 साल रखते हो जाकर के स्लो मार्केट में, और मोमेंटम बोल रहे हैं 1 साल में बनता है। यू आर गेटिंग इट लाइक इन 10-15 डेज और 1 मंथ मैक्स। तो उसकी रेस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरा काम था आपको वो अपडेट देना। बाकी जहां पर आपको लग रहा है अपने प्रॉफिट बुक अपने हिसाब से करते, इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिस्क एपेटाइट सबके न्यारे न्यारे, इसलिए इसको दूसरों से कंपेयर मत करना प्यारे। जहां पर आपको कि आपका टारगेट आ गया, रिस्पेक्ट। दोबारा बोलिए, ये अच्छी राइमिंग थी। लिखा था मैंने, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एंड रिस्क एपेटाइट सभी के हैं न्यारे, इसीलिए खुद को दूसरों से कंपेयर मत कर मेरे प्यारे। तो जब पर आपको लगता है कि आपका टारगेट आ गया, इसलिए उसको मतलब रेस्पेक्ट देना। बस ये 2 लाइन्स ही है, मैंने ही लिखा था, ऐसे पोएम लिखी है। चलिए यस, थैंक यू, लेकिन लिखा था। नहीं, अच्छा लिखा है। और आप मतलब इसमें टेक अवे क्या है कि 15 से 25% अगर मुनाफा बन रहा है तो अपने एपेटाइट के हिसाब से बुक करते हुए चले। हाँ जी, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट। स्विंग ट्रेड ना लोग 2-3% लिए करते हैं। यू आर लकी कि आपने वो रिस्क लिया और आपको वो मिल गया। रेस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमेशा मार्केट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आप ट्रेड करो ना तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेगी, ये बात पक्की है। बाकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर इसको हर हफ्ते खोल के मत, उसको छोड़ दो। अगर इन्वेस्टमेंट फिर छोड़ ही दीजिए, वो अपने आप चलेगा। हैव सो मेनी गुड एग्जांपल्स। आप टेनको इंडस्ट्रीज लीजिए, पियर सोलार लीजिए, इक्विस लिए, ये सारी वो कंपनीज है जहां पर IPO के टाइम पर जो बोला था कि ऐसा ऐसा होगा, उसके अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलोगे तो 3 से 6 महीने नहीं हुए, कुछ कंपनीज 40, कुछ 50% के प्रॉफिट पर है, 35। सो कंफ्यूज मत हो अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज के, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेड, उसके बीच में थिन है, बहुत थिन लाइन है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में ट्रेड हो सकता है, लेकिन ट्रेड वाले स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते। तो ये थिन लाइन के बीच में डिप्स आप ही को कट करना, आप ही को बनाना पड़ेगा, वो पर्दा जो है ना भी आपको सेट करना है। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 15 से 25% मुनाफा जहां भी आपको मिल रहा है, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है या ट्रेडिंग के नज़रिए से आपने कोई स्टॉक चुना है, तो ज़रूर अपना थोड़ा थोड़ा मुनाफा अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन, अपने एपेटाइट के हिसाब से आप ज़रूर बुक करते हुए चलिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो। चलिए चुन चुन के यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।